इस ज्ञानवर्धक एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय बहुत ही शानदार और हमारे जीवन से गहराई से जुड़ा है। एग्रोनॉमी यानी कृषि विज्ञान। यह सिर्फ खेतों में हल चलाने का विज्ञान नहीं है, बल्कि आसमान के मौसम, मिट्टी की गहराई और बाजार तक पहुंचने वाले हमारे भोजन की एक पूरी रोमांचक यात्रा है। आज हम सैकड़ों जटिल तथ्यों और आंकड़ों को एक बहुत ही आसान और व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम जलवायु और मिट्टी के मूल सिद्धांतों को समझेंगे। उसके बाद बीज और जल प्रबंधन की बात करेंगे। फिर हम फसल उत्पादन और खरपतवारों की दुनिया में उतरेंगे और अंत में भारत की कृषि की एक बहुत ही व्यापक तस्वीर पर नजर डालेंगे। तो आइए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, जलवायु और मिट्टी के मूल सिद्धांत। आखिर कोई भी फसल हवा और मिट्टी से ही तो अपनी जान पाती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एग्रोनॉमी आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये मिट्टी के बेहतरीन प्रबंधन और फसल उत्पादन का विज्ञान है। पिएत्रो दे क्रेसेंजी का नाम यहाँ सबसे पहले आता है। उन्हें एग्रोनॉमी का जनक कहा जाता है। उनकी लिखी किताब ओपस रूरियम कैमेडोरम ने इस विज्ञान की एक बहुत ही ठोस नींव रखी थी। कृषि का इतिहास बड़े बड़े दिग्गजों से भरा पड़ा है। जेथरो टल को जुताई यानी टिलेज का जनक माना जाता है, और कमाल की बात तो ये है कि आज खेतीबाड़ी में हम जो वीड यानी खरपतवार और जीरो टिलेज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वे सब इन्हीं के गढ़े हुए हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य पर गौर करते हैं। पौधे धूप और अंधेरे के प्रति कितनी सटीकता से प्रतिक्रिया करते हैं, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। शॉर्ट डे प्लांट्स जैसे चावल और तंबाकू को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए लंबी रातों की आवश्यकता होती है, और इसके बिल्कुल उलट लॉन्ग डे प्लांट्स जैसे गेहूं और जौ को छोटी रातों की जरूरत होती है ना प्रकृति का अद्भुत तालमेल। और इसी तालमेल को समझने वाले एग्रोनॉमिस्ट पौधों को एक खुली किताब की तरह पढ़ लेते हैं। अगर पौधे की निचली या पुरानी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो वे तुरंत समझ जाते हैं कि नाइट्रोजन या पोटेशियम जैसे गतिशील तत्वों की कमी है। वहीं अगर ऊपरी पत्तियों में समस्या है, तो ये आयरन या सल्फर जैसे स्थिर तत्वों की कमी का संकेत है। पौधों का अपना एक अलग ही अलार्म सिस्टम होता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम बात करेंगे बीज और जल प्रबंधन की, यानी पौधों को जीवन और सही मात्रा में पानी कैसे दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक बेहद सख्त प्रमाणन प्रणाली मौजूद है। किसानों को मिलने वाले सर्टिफाइड बीज की पहचान एक नीले टैग से होती है, जबकि उसका जो मूल होता है यानी ब्रीडर बीज, वो सुनहरे पीले टैग के साथ आता है। ये रंग कोडिंग सिस्टम बीजों की आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने का एक बहुत ही स्मार्ट और कारगर तरीका है। बीज बोने के बाद उनके अंकुरित होने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। मूंग और सरसों जैसे पौधों में एपीजियल अंकुरण होता है, जहां बीज के पत्ते यानी कॉटिलिडन जमीन के ऊपर आ जाते हैं। वहीं गेहूं और मटर में ये जमीन के नीचे ही रहते हैं, जिसे हाइपोजियल कहते हैं। इसमें एक मजेदार अपवाद भी है। अरहर एक फली होने के बावजूद जमीन के नीचे अंकुरित होती है और फ्रेंच बीन जमीन के ऊपर। अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा होता है। ऐसे शुष्क इलाकों में जहां बारिश ना के बराबर होती है, वहां किसान अपनी फसलों को सूखने से आखिर कैसे बचाते हैं? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। वाष्पीकरण को रोकने के लिए इंसान ने कई शानदार वैज्ञानिक तरीके खोज निकाले हैं। रसायनों का उपयोग करके पौधों के छिद्र यानी स्टोमेटा को बंद कर दिया जाता है, या पत्तियों पर मोम की एक परत चढ़ा दी जाती है। काओलिन जैसे रिफ्लेक्टेंट का छिड़काव तो सीधे धूप को ही वापस मोड़ देता है। इसके अलावा हवा की गति को धीमा करने के लिए पेड़ों की कतारें लगाई जाती हैं। पानी की हर एक बूंद को बचाने का ये विज्ञान वाकई लाजवाब है। पानी के उपयोग की बात चली है, तो जल उपयोग दक्षता समझना भी जरूरी है। इसका मतलब है कि कोई फसल 1 लीटर पानी से कितना उत्पादन दे सकती है। रागी या फिंगर मिलेट इस मामले में चैंपियन है। ये बहुत कम पानी में बेहतरीन उपज देता है। वहीं दूसरी ओर चावल की दक्षता सबसे कम मानी जाती है, क्योंकि इसमें पानी की भारी खपत होती है और बहुत सारा पानी जमीन में गहराई तक रिस जाता है। चलिए अब आते हैं अपनी चर्चा के तीसरे हिस्से पर, फसल उत्पादन और खरपतवार। ये हिस्सा हमारी फसलों की ग्रोथ और उनके दुश्मनों के बारे में है। हमारी फसलों के कुछ उपनाम इतने रोचक हैं कि वे परीक्षाओं में भी खूब पूछे जाते हैं।
मक्के को उसके बहुमुखी उपयोग के कारण अनाजों की रानी कहा जाता है। ज्वार को कैमल क्रॉप कहते हैं क्योंकि ये सूखे को ऊंट की तरह ही आसानी से सह सकती है। कपास को सफेद सोना और आलू को गरीब का दोस्त कहा जाता है। ये नाम इनकी असल अहमियत को बिल्कुल सटीक बयां करते हैं। लेकिन हर खेत में कुछ ऐसे बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं जो फसलों के लिए बड़ा खतरा होते हैं। इन्हें मिमिक्री खरपतवार कहा जाता है, जो भेस बदलने में माहिर होते हैं। गेहूं के खेत में फेलेरस माइनर बिल्कुल गेहूं जैसा दिखता है और चावल के खेत में इचनोक्लोआ खुद को धान जैसा बना लेता है। ये धोखे से मुख्य फसल के हिस्से का पानी और खाद चुराते रहते हैं। बात सिर्फ भेष बदलने तक नहीं रुकती। कुछ खरपतवार तो पूरी तरह परजीवी यानी पैरासाइट होते हैं। एग्रोनॉमिस्ट्स इन खतरों को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बांटते हैं। जैसे ओरोबैंचे तंबाकू और सरसों की जड़ों पर हमला करता है, जबकि अमरबेल, जिसे कसकुटा कहते हैं, वो पौधों के तनों को पूरी तरह जकड़ लेती है। दुश्मन जड़ में है या तने में, ये जानना इलाज के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर इन दुश्मनों से लड़ा कैसे जाए? यहाँ काम आता है जैविक युद्ध। रसायनों के बजाय कृषि वैज्ञानिक अब इको फ्रेंडली तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। गाजर घास को खत्म करने के लिए एक खास मेक्सिकन बीटल का इस्तेमाल किया जाता है। पानी में फैलने वाली जलकुंभी को रोकने के लिए एक प्रकार के घुन का उपयोग होता है। और डिवाइन नाम का जो पहला कमर्शियल बायो हेर्बिसाइड था, वो एक कवक पर आधारित था। प्रकृति से ही प्रकृति का इलाज। अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, भारत की कृषि की एक बहुत ही व्यापक और बड़ी तस्वीर। आगे के इन भारी भरकम आंकड़ों पर बात करने से पहले ये बताना जरूरी है कि हमने ये सभी तथ्य सीधे एग्री कैप्सूल ऐप के शानदार नोट से लिए हैं। ये संकलन हमें इस विषय की गहराई तक जाने में बहुत मदद कर रहा है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 14.1 करोड़ हेक्टेयर। ये भारत का नेट सोन एरिया यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। ये विशाल संख्या दिखाती है कि भारत का कृषि क्षेत्र कितने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। ये सच में चकित कर देने वाला आंकड़ा है। और अगर जमीन इतनी विशाल है तो उसका उत्पादन भी तो वैसा ही होना चाहिए, 33.2 करोड़ टन। ये वर्ष 2024-25 के लिए भारत का अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य है। इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना कोई छोटी बात नहीं है, और ये आंकड़ा किसानों की मेहनत और विज्ञान के सही तालमेल का ही नतीजा है। इतने बड़े उत्पादन को संभालने के लिए नीतियों और बुनियादी ढांचे का एक बड़ा नेटवर्क काम करता है। MSP 22 फसलों के लिए एक मूल्य सुरक्षा जाल देता है। PMFVY के जरिए फसलों का बीमा किया जाता है और ई-नाम पूरे देश के किसानों को एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसान अपनी जमीन की उर्वरता को समझते हैं। ये सभी सिस्टम खेती के अर्थशास्त्र को एक दिशा देते हैं। और इन सभी प्रयासों का वैश्विक स्तर पर क्या असर है? भारत पूरी दुनिया में दालों, चीनी और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी हमारी रैंक 1 है। और जब बात गेहूं और चावल की आती है तो भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। हमारी कृषि क्षमता दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो आज हमने मिट्टी की जुताई से लेकर बीजों के चयन, खरपतवारों के खिलाफ जैविक युद्ध और अंततः देश के व्यापक आंकड़ों तक का एक शानदार सफर तय किया। अंत में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे जलवायु बदल रही है और दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है, एग्रोनॉमी का ये विज्ञान भविष्य के भोजन को सुरक्षित करने के लिए आगे क्या नए चमत्कार करेगा? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।